नमस्कार, मैं महेंद्र मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग पिछली कक्षाओं में लाइट चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने लाइट की परिभाषा यानी कि उसका परिचय, इंट्रोडक्शन, उसके कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उसके अंदर गुण पाए जाते हैं, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक नियमित यानी कि रेगुलर और दूसरा क्या है, इर्रेगुलर यानी अनियमित। फिर हम लोगों ने परावर्तन से संबंधित दो नियम पढ़े, जिसमें हम लोगों ने पहले नियम में देखा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरे नियम में हम लोगों ने देखा कि जो भी आपतित किरण है, अभिलंब किरण है, परावर्तित किरण है, वो तीनों अभिलंब बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर हम लोगों ने प्रतिबिंब और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। हम लोग पिछले दिनों में पढ़ रहे थे दर्पण और उसके प्रकार। तो हम लोगों ने देखा था कि दर्पण दो तरह का होता है, एक प्लेन और एक स्फेरिकल। प्लेन मिरर या वह दर्पण होता है जो एकदम सीधा एवं सपाट होता है, और गोलीय दर्पण इसकी आकृति एक गोले की भांति होती है। ये जो गोलीय दर्पण होता है ये दो तरह का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी कि अवतल और उत्तल। आज हम लोग को इस दर्पण का विस्तृत अध्ययन करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। शुरू करते हैं। टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। यानी कि गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका आकार गोले की भांति होता है, लाइक एज ए स्फेयर। कौन सा दर्पण कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला कौन सा है? कॉनकेव। इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा है कॉन्वेक्स। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला क्या है? कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। आइए अब हम लोग इसमें से एक एक का देखते हैं डिफिनेशन क्या होगा, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर को यानी कि उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन दबे हुए भाग से होता है। दबे हुए भाग से
होता है। तो अगर एक भाग दबा हुआ है तो दूसरा भाग क्या होगा? उभरा हुआ। तो इसका मतलब उभरे हुए भाग पर कलई किया होगा। तथा उभरे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड का तथा पारे का कलई किया जाता है। इसका समझने के लिए एक फिगर देख लेंगे छोटा सा। ये इस तरह से, ये देखिए अंदर वाला जो भाग है, परावर्तन की घटना यहीं पर होगी। ऐसे प्रकाश यहाँ पर आपतित होगा और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट आएगा। और ये जो बाहर उभरा हुआ भाग लग रहा है, ये क्या होगा? इस पर पारा तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होगा। तो इस तरह से अवतल दर्पण की संरचना होती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा दर्पण, जिसका नाम है कॉन्वेक्स। उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है वह उभरे हुए भाग पर होता है और जो दबा हुआ भाग होता है वो पेंट होता है। तो इस तरह से इसका फिगर देख लेंगे। इसका फिगर जस्ट उल्टा होता है इसका। इसमें परावर्तन की घटना यहाँ से होगी और जो दबा हुआ भाग है या अंदर का जो भाग है वहाँ पर पारा तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होगा। तो इस तरह से दोनों दर्पण होते हैं, दोनों एक गोले की भांति होते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो। अब हम चूंकि देख रहे हैं कि यह जो दर्पण है उसका आकार एक गोले की भांति है और हम लोग यदि कोई गोला बनाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उसमें केंद्र बिंदु कोई होता है, निश्चित बिंदु मानकर ही कोई गोला खींचा जाता है। तो इस तरह से अब हम लोग इस दर्पण की जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे कि क्या क्या गोलीय दर्पण में पाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। कि गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती। तो सबसे पहले आपके मन में एक विचार आता है कि जैसे ही आप कोई गोला बनाने का सोचते हैं तो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर के ही कोई गोला बनाया जाता है। तो जो इसी से संबंधित गोलीय दर्पण से ही संबंधित जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, वो है गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जो गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले हम लोग को जान लेना जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो गोलीय दर्पण की जो पॉइंट है वह है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं।
ये एक ऐसा निश्चित बिंदु होता है जिसको ले करके ही हम लोग कोई गोला खींचते हैं। तो हम लोग इसकी परिभाषा में कहते हैं कि उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, भाग का मतलब हिस्सा, काट करके निकाल लिया गया है। क्या कहलाता है? उस दर्पण का वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो जैसे देखेंगे कि मान लीजिए कि ये पर कोई बिंदु है, यहाँ से कुछ निश्चित दूरी लेकर के हमने ये गोला खींचा। इस तरह से कोई गोला खींच लिया। अब आपको इसी में से दर्पण लेना है। तो मान लीजिए अगर आपको लेना है अवतल दर्पण, तो यहाँ से आप लोगों ने आपने ले लिया अवतल दर्पण। तो यहाँ से जो इतना भाग हो गया वह आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण का। और ये जो बिंदु हो गया, ये यही जो बिंदु है C, यही बिंदु C इस दर्पण का वक्रता केंद्र, इसे स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरी परिभाषा इससे संबंधित। जैसे वक्रता केंद्र, वैसे ही दूसरी परिभाषा इसकी है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये उस गोले की त्रिज्या होती है जिसका कि वह एक दर्पण भाग है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग कोई गोला बनाएंगे तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी लेंगे, तो उस बिंदु से वह जो दूरी हमने लिया है वही उस गोले का क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो लेंगे उस गोले की त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक हिस्सा है, भाग है, उसे काट कर निकाला गया है वहां से। उसी दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। फिर से हम लोग देखेंगे, उसी गोले को पुनः बनाएंगे। ये आपने एक बिंदु माना था C, और ये आपने दर्पण लिया था, अवतल दर्पण आपने माना था। इसका बाहरी भाग कलाई किया होता है और अंदर से परावर्तन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, स्मॉल r से इसे प्रदर्शित किया जाता है। क्या कहलाती है? इसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे ध्रुव, यानी कि पोल। पोल क्या होता है? तो जो परावर्तक तल होता है किसी भी दर्पण का, परावर्तक तल का मतलब वह तल जहां से परावर्तन की घटना संभव हो सके। परावर्तक तल का मतलब ऐसा तल जहां से परावर्तन की घटना संभव होती है, परावर्तक तल कहलाता है। तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, उसी को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ध्रुव यानी कि पोल।
किसी दर्पण के परावर्तक तल के परावर्तक तल को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे कहीं कहीं रिफ्लेक्टर भी कहा जाता है। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका दर्पण है, दबा हुआ भाग कलई किया हुआ है और बाहर से परावर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है, तो इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। यही जो मध्य बिंदु इस परावर्तक तल का है, इसी को इस दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। आइए देखते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष वह रेखा होती है जो कि ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाती है। ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र को, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वहाँ से पोल को मिला देती है, उसी को दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा दर्पण की वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। ध्रुव से मिलाने वाली रेखा लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। देखेंगे, चित्र बनाएंगे। एक कोई दर्पण आप बना लीजिए। अब की बात देखिए, बाहर का भाग पेंटेड है और अंदर के भाग से परावर्तन हो रहा है। मान लीजिए कि ये इसका मध्य बिंदु यानी कि पोल था और यहाँ पे कहीं सेंटर है, तो यहाँ से मिलाने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो रेखा है, इसी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। कौन सी लाइन है? सी पी या पी सी, हमेशा यहाँ से पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? पी और सी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अपर्चर यानी कि द्वारक। द्वारक देखेंगे
एपर्चर। तो द्वारक जितना किसी दर्पण के परावर्तक तल का व्यास होता है, परावर्तक तल यानी अभी आपको मैंने बताया था कि वह तल जहाँ या जितनी दूर से प्रकाश का परावर्तन हो रहा, वह जो टोटल डिस्टेंस, उसी को क्या कहते हैं, द्वारक। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। देख लेंगे एक बार, ये बाहर का भाग कलई किया गया है और M1 पॉइंट M2 दो पॉइंट है यहाँ पर, M1 और M2। यहाँ से लेकर के इतना पूरा, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो M1 से लेकर के M2 तक का जो भी टोटल डिस्टेंस है, यानी M1 से M2 तक जो टोटल डिस्टेंस है, उसी को क्या कहते हैं, उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं मुख्य फोकस। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बिंदु। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मान लेंगे अवतल दर्पण है कोई, यहाँ पर इसका पोल है यानी कि ध्रुव, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है यानी कि C, और ये हमने C को P से या P को C से मिला दिया, तो जो PC रेखा आया, ये क्या हो गया हमारा मुख्य अक्ष। PC क्या है, मुख्य अक्ष है। तो चित्र के माध्यम से सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर यानी कि पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाने वाली लाइन परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर इस प्रिंसिपल एक्सिस को इंसेक्ट करेगी, काटेगी, उसी को उस दर्पण का मुख्य फोकस स्मॉल f कहते हैं। फिर से समझेंगे, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाने वाली लाइन, पैरेलल जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, जिस बिंदु पर उसे इंटरसेक्ट करेगी, उसी बिंदु को इस दर्पण का क्या कहेंगे, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा,
समांतर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है तथा इस बिंदु को, जिस बिंदु पर यह कटा है, इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना व्यू ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए धन्यवाद।